आदेश 39 नियम 1 और 2 इस पर बात हो रही थी। हमने कहा था आदेश 39 नियम 1 और 2 इनमें वो स्थितियां बताई गई हैं जिनमें टेम्परेरी इंजंक्शन जारी किए जाते हैं। लेकिन टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है? इक्विटेबल रेमेडी है। इसलिए इक्विटेबल रेमेडी आपको यूं ही नहीं मिल जाएगी। इक्विटेबल रेमेडी आपको तभी दी जाएगी जबकि कानून अपनी सामान्यता के कारण आपका नुकसान कर देगा, क्योंकि इक्विटेबल रेमेडी इन जनरल नहीं मिलती, इन स्पेसिफिक केसेस मिलती है। तो कल ये बात चल रही थी कि टेम्परेरी इंजंक्शन आपको दिए जाएं इन स्थितियों में भी जो आदेश 39 नियम 1 और 2 में उल्लिखित, इन स्थितियों में भी आपको टेम्परेरी इंजंक्शन मिले। इसके लिए 3 बातें आपको साबित करनी जरूरी है, जिसे ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। वो 3 बातें आपको साबित करनी जरूरी है कि आपका प्राइमा फेसी केस है। टेम्परेरी इंजंक्शन आपके पक्ष में जारी न किए जाने की सूरत में आपको इर्रेपरेबल इंजरी होगी और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का संतुलन आपके पक्ष में। और ये 3 बेसिक बातें जो आपको टेम्परेरी इंजंक्शन की सूरत में अनुतोष हासिल करने के लिए न्यायालय के समक्ष साबित करनी होंगी। ये 3 बेसिक बातें हैं, लेकिन सिर्फ 3 बातें साबित कर देने पर भी आप टेम्परेरी इंजंक्शन पाने के अधिकारी नहीं बनेंगे, क्योंकि शुरुआत में आपसे कहा गया कि यह साम्यिक अनुतोष है। इसलिए साम्या जिन सिद्धांतों के संतुष्ट होने की अपेक्षा करती है, उन सिद्धांतों को भी आपको संतुष्ट करना ही होगा। अगर यह साबित हुआ कि जो कुछ न्यायालय के समक्ष वाद के रूप में प्रस्तुत है, अर्थात वादकर आप ही की वजह से उत्पन्न हुआ है, ये आप हैं जो गलत तल पर है, गलत बात पर है, तो भी आपको टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं मिलेगा। या आप उपमत होते हुए दिखाई दिए, जो क्षति आपको हो रही है निश्चित रूप से वो हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन आप उससे उपमत होते दिखाई देते। उपमत होते, कल हमने जो उदाहरण दिया सो दिया। आप दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। आप कहते हैं कि अपनी भूमि के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए हमें दूसरे की भूमि से अमुक चीजें उठाकर लाने का अधिकार है। यानी आप सुखाधिकार क्लेम कर रहे हैं, किस रूप में? प्रॉफिट पेंड्रे, ये परस्व भोग की सूरत में। हमने आपसे जब सुखाधिकार की चर्चा की थी तब हमने चर्चा की थी कि सुखाधिकार 2 प्रकार के होते हैं। एक सुखाधिकार है जो आप अपनी भूमि के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए दूसरे की भूमि पर रखते हैं, किंतु इस सुखाधिकार के आधार पर आपको दूसरे की भूमि पर जो अधिकार मिलता है वो मात्र इतना ही होता है कि वो भूमि जिसका उपयोग आप अपनी भूमि के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए कर रहे हो, उस भूमि का स्वामी अपनी भूमि पर कुछ करे या कुछ न करे। तो सुखाधिकार की जो प्रकृति है, जो सुखाधिकार का विस्तार है, वो सिर्फ यहीं तक सीमित होता है। तो इसे सुखाधिकार ये कहा जाता है। दूसरे प्रकार का अधिकार है, आप अपनी भूमि के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए
दूसरे की भूमि से कुछ संकलित करने का अधिकार रखते हो। आप अपनी भूमि पर जो ढांचा बनाए हुए हो, उस ढांचे की लिपाई और पुताई के लिए दूसरे की भूमि से पत्थर, चूना, मिट्टी ये लाने का आपका अधिकार है। तो ये अधिकार परस्वभोग ये कहलाता है। अंग्रेजी में से प्रॉफिट पेंड्रे कहते हैं। इंग्लैंड में दोनों अलग अलग है, लेकिन हिंदुस्तान में जो सुखाधिकार की परिभाषा धारा 4 में दी है भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की, वहां सुखाधिकार की परिभाषा में ही प्रॉफिट पेंड्रे इसे शामिल कर दिया। इससे हिंदुस्तान में प्रॉफिट पेंड्रे को अलग से उल्लिखित नहीं करते हैं, उसे ही सुखाधिकार या उसे भी सुखाधिकार ही कहते हैं। लेकिन कई बार मेंस में 20 नंबर में आता है इंडियन ईजमेंट एक्ट का सवाल, और फर्स्ट पेपर में आता है, और आपने खूब ईजमेंट एक्ट याद कर रखा है, लेकिन उन्होंने ये पूछ दिया प्रॉफिट पेंड्रे, ऐसे पूछ दिया तो पता लग रहा है आप कुछ आ ही नहीं रहा। और 20 नंबर जाने का मतलब है बाहर हो गए। तो इसलिए इस बात को समझ लेना है कि हिंदुस्तान में सुखाधिकार की डेफिनेशन में प्रॉफिट पेंड्रे शामिल है। आपका कहना यह है कि हमें दूसरे की भूमि से अपनी भूमि के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए कुछ संकलित करके लाने का अधिकार है, और पिछले 10 मौकों पर यह हमें रोक चुके हैं, और 11वें मौके पर लगता है फिर रोक देंगे। तो यहां पर अगर आप टेम्परेरी इंजंक्शन मांगो कि हमें इनके रोकने के कारण से जो क्षति हो रही है, आदेश 39 नियम 2, किसी भी क्षति के निवारण के लिए टेम्परेरी इंजंक्शन जारी हो सकता है। तो इनके द्वारा रोके जाने के कारण जो क्षति हमें संभावित है उसके निवारण के लिए मेरे पक्ष में है प्रोबिटरी नेचर का, ठीक है, निषेधाज्ञा अधिरोपित करने वाले टेम्परेरी इंजंक्शन का जारी होना जरूरी है। अगर आप ये न्यायालय के समक्ष साबित भी कर दो तो भी आपको टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 बार आप ही के कथन के मुताबिक पिछली 10 बार ये रोक चुके हैं, और फिर भी आप न्यायालय के समक्ष नहीं आए। तो इसका मतलब यह है कि इन्हें रोके जाने से आपको कोई विशेष क्षति नहीं हो रही होती तो पहली बार में ही आप न्यायालय के समक्ष आ गए होते और आपने परमानेंट इंजंक्शन अपने पक्ष में जारी किए जाने हेतु तो मुकदमा फाइल कर दिया होता, और उस मुकदमे में आपने टेम्परेरी इंजंक्शन क्लेम किया होता। आपने ऐसा नहीं किया। तो अब जब आप मुकदमा लाए हो तो जब तक गुणदोष के आधार पर इस बात का फैसला ना हो जाए कि क्या वाकई आपके पक्ष में सुखाधिकार है भी या नहीं है, क्योंकि हो सकता आप सिर्फ कथन ही तो कर रहे हो कि मेरे पास सुखाधिकार है, आप कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के तो हो नहीं कि आप कहोगे और मान लिया जाए कि सुखाधिकार आपके पक्ष में विद्यमान है। ये क्यों मान लिया जाए? Until and unless it is proved, why it should be accepted as a true? ठीक है, क्यों मान लिया जाए भाई, काहे मान लिया जाए? तो जब 10 मौकों पर आप शिकायत करने नहीं आए तो इससे 2 बातें निकल रही, या तो सुखाधिकार आपका है नहीं, क्योंकि सुखाधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति का है, यह अनुसेवी संपत्ति के स्वामी के अधिकारों में कटौती लाता है।
भाई हमने कल कहा था कि जिस भूमि के फायदे के लिए सुखाधिकार इस्तेमाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट हेरिटेज या अधिष्ठायी संपत्ति। और जिस भूमि पर इसका इस्तेमाल किया जाता है उसे हम बोलते हैं सर्विएंट हेरिटेज या अनुसेवी संपत्ति। तो जो अनुसेवी संपत्ति का मालिक वो भी तो अपनी भूमि पर अपने स्वामित्व के अधिकारों के उपभोग में अपनी भूमि के अनन्य उपभोग का अधिकार रखता है। हमने कहा था कि किसी भी चीज के आप स्वामी होते हैं तो उस वस्तु के अनन्य उपभोग का अधिकार रखते हैं। अनन्य उपभोग का मतलब यह हुआ अन्य को अपवर्जित करके उस वस्तु के उपभोग का अधिकार आपके पास होता है। आप सह स्वामी नहीं हैं कि दूसरे के साथ साझे में आपको संबंधित वस्तु के उपयोग का अधिकार हो, यह नहीं है। आप स्वामी हैं, इसका मतलब अनन्य उपभोग का अधिकार है। तो जब आप सुखाधिकार क्लेम कर रहे हैं तो सर्विएंट हेरिटेज यानी अनुसेवी संपत्ति के स्वामी के जो स्वामित्व के अधिकार हैं अपनी भूमि के संबंध में तो उन पर कुछ सीमा तक प्रतिबंध ये तो आप लगा ही रहे, ठीक है, क्योंकि आप कहते हैं कि इसकी भूमि पर से हमें कुछ ले जाने का अधिकार है, ठीक है ना। उसकी भूमि पर जो कुछ मौजूद है उस सबको उपभोग करने का अनन्य अधिकार उसे ही है, न कि किसी और को। और आप न सिर्फ इस अधिकार की मांग कर रहे हैं बल्कि कानून आपको यह अधिकार दे भी रहा है, ठीक है। तो आप जब इस अधिकार के होने का दावा कर रहे हो और इस अधिकार के संरक्षण की मांग कर रहे हो तो तब तक यह क्यों मिलना चाहिए जब तक इसके अस्तित्व के बारे में या इसकी विद्यमानता के बारे में कोई संदेह तो मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर यह दिखाई दे कि यह प्राइमा फेसी केस है, इर्रेपरेबल इंजरी है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी इनके फेवर में है और अन्य बातें भी इन्हें सपोर्ट करती तो दिया जा सकता है। लेकिन 10 बार आप उनके द्वारा रोके जाने पर भी न्यायालय के समक्ष शिकायत करने नहीं आए हो, ठीक है ना। तो भले ही प्राइमा फेसी केस है, प्राइमा फेसी केस क्या होता है अभी हम बात करेंगे उसमें, भले ही प्राइमा फेसी केस है, भले ही बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस फेवर में है, भले ही इर्रेपरेबल इंजरी की संभावना है, लेकिन फिर भी एक संदेह उठता है क्योंकि केस प्राइमा फेसी ही तो है। अभी प्राइमा फेसी केस क्या होता है उस पर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यह बात जायज दिखाई देगी कि केस है, नो डाउट है, लेकिन प्राइमा फेसी ही तो है। यह भी तो हो सकता है कि अल्टीमेटली केस हो ही ना, ठीक है ना। तो अब जब तक आपके पक्ष में सुखाधिकार होने की, और चलिए सुखाधिकार है, उसने रोका ही नहीं, यह भी तो हो सकता है, अननेसेसरी उसे तंग करने के लिए मुकदमा लिया है। तो अब जब तक यह साबित ना हो जाए कि सुखाधिकार है और वाकई उसने रोका है, तब तक उसे अपने अधिकारों के उपभोग से रोक देना टेम्पररी इंजंक्शन के माध्यम से उचित नहीं दिखाई देता, क्योंकि आप उपमत दिखाई देते हैं। 10 बार आपने शिकायत नहीं की और फिर शिकायत न करने का कारण फिर एक ही समझ में आता कि या तो है नहीं, और यदि है तो रोके जाने से आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर टेम्पररी इंजंक्शन आपको जारी नहीं होंगे, क्योंकि इक्विटेबल रेमेडी ये तब नहीं दी जाती है जब आप परिस्थिति से उपमत हुए दिखाई देते हैं। उपमत मतलब सहमत हो गए दिखाई देते हैं, या आपने इक्विटेबल रेमेडी मांगने में डिले किया है, या इक्विटेबल रेमेडी मांगने आप क्लीन हैंड होकर नहीं आए, यानी आप ही की गलती है,
उस परिस्थिति का उत्पन्न होने में जिसमें रेमेडी मांगने की जरूरत पड़ गई, उस परिस्थिति का उत्पन्न होने में दोष आप ही का है। तो इन दशाओं में भी आपको इक्विटेबल रेमेडी नहीं मिलेगी। ये चर्चा कल हम लोगों ने की थी। बात यह आई थी कि प्राइमा फेसी केस है, यह कब माना जाए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की चर्चा प्रारंभिक रूप से कल हमने की थी, मार्टिन बर्न लिमिटेड वर्सेस आरएन बनर्जी। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया है कि प्राइमा फेसी केस है, यह कब माना जाएगा। प्राइमा फेसी केस का मतलब यह नहीं होता कि कॉन्क्लूसिवली निश्चयक तौर पर यह माना जा सकता है कि व्हाटएवर द प्लेंटिफ इज सेइंग दैट इज ट्रू, यानी वादी जो कुछ कह रहा है वो सही है, यह निश्चयक तौर पर अवधारित नहीं होता। किंतु वादी जो कुछ कह रहा है उसके सत्य होने की संभावना यदि यह प्रतीत हो रही है, यानी बीसियों संभावनाएं उससे पैदा हो सकती हैं, लेकिन एक संभावना यह भी है कि वादी जो कुछ कह रहा है वो भी सच हो सकता है, तो यह माना जाएगा कि प्राइमा फेसी केस है। और जब आप लिखते हैं कभी भी एग्जाम में, तो आप वस्तुनिष्ठ प्रकार से, ऑब्जेक्टिव प्रकार से जब तक ये नहीं बताते कि प्राइमा फेसी केस मीनिंग देयर बाय क्या, तब तक आप उदाहरणों से अगर कुछ भी साबित करते रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। मीनिंग देयर बाय आपको अच्छे नंबर कभी नहीं मिलेंगे। हमने आपसे चर्चा की थी कि दो मूर्ख यहां आए थे, मूर्ख अपनी, ठीक है, ये बताते रहते हैं कि हम बेवकूफ हैं। जैसे कुछ बेवकूफ कमेंट करते हैं कि मुद्दे पर रहिए। अरे बेवकूफों, मुद्दे पर ही हैं, ठीक है, लेकिन मुद्दे को समझाना पड़ता है। तो ऐसे कुछ गधे होते हैं, वो बताते हैं कि उदाहरण से समझा जाए। नहीं, वो थ्री इडियट पिक्चर का उदाहरण देते, थ्री इडियट पे भी उसने सबसे पहले डेफिनेशन ही दी थी मशीन की। मशीन उसे कहते हैं विच रिड्यूस द ह्यूमन इफर्ट, जो मानव के प्रयास में कमी कर दे उसे मशीन कहते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन पहले देनी पड़ेगी, देन एग्जांपल। फिर उसने एग्जांपल दिए थे कि जैसे पंखा मशीन है, ठीक है ना, विच रिड्यूस द ह्यूमन इफर्ट, जो मशीन, जो वो मशीन है जो मानव के प्रयास में कमी लाए। तो ऐसे ही जब आप लिखते हैं एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव तौर पर वस्तुनिष्ठ प्रकार से जब तक सिचुएशन को स्पष्ट नहीं करते हैं, तब तक दे एग्जांपल करके जब आप 5 कॉपी भर देते हो तो भी नंबर 0 ही आता है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं, पेजिंग का कोई मतलब नहीं होता। आप ऑब्जेक्टिव प्रकार से बताओ कि वस्तुनिष्ठ प्रकार से कि आखिर प्राइमा फेसी केस मीनिंग देयर बाय क्या। प्रथम दृष्टया मामला है, यह तब मान लिया जाएगा जब वादी ने जो कुछ कहा है, अर्थात वादी का जो कथन है और उसके समर्थन में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, वादी का कथन भी है और उसके समर्थन में साक्ष्य भी है। वादी के द्वारा किए गए कथन और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, इसके आधार पर जब एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य का निष्कर्ष यह हो कि संभावना इस बात की भी है कि वादी जो कुछ कहता है वो सच हो, तो वादी ने प्रथम दृष्टया अपने मामले को साबित कर दिया, ठीक है ना। हमने कहा था कि शब्दों में बहुत दिमाग मत लगाइए। प्रथम दृष्टया मतलब पहली नजर में, ठीक है, और पहली नजर का मतलब आम जीवन में भी यही लिया जाता है। और उनको पहली नजर में तो देखने में भाई आदमी बूढ़ा लग रहा है,
भले ही बूढ़ा ना हो, मेकअप हो, लेकिन पहली नजर में बूढ़ा लग रहा है। यानी जो कुछ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें संभावना इस बात की भी है कि जो कुछ हमें बताया जा रहा है संबंधित परिस्थिति के बारे में वो सच भी हो सकता है। बस अगर इतना हुआ तो आम जीवन में भी हम चीजों को साबित मान लेते हैं और वही स्थितियां हैं। चीजों पर बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सामान्य बुद्धि का उपयोग यह भी किया जाए तो भी स्थितियां अपने आप क्लियर होती है। ठीक है, आज सुबह हमसे कोई पूछ रहा था कि वाद विवाद और संवाद, ठीक है, ये क्या होता है? तो हमने कहा कि क्लासरूम में या कोई व्यक्ति जो किसी सत्य को उपलब्ध हुआ है, वो जब अपने सत्य को सामने वालों के सामने रखता है तो वो वाद का प्रतिपादन कर रहा है। जैसे ये कहा जाए कि प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा उपयोगी है। ठीक है, विवाद तब होता है जब दो सिद्धांतों के प्रतिपादक परस्पर अपने अपने सिद्धांतों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तब विवाद। दूसरा कहता है अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है, इसलिए बच्चे को शुरुआत से वो सिखाई जानी चाहिए। यानी प्राइमरी स्टेज इसी से अंग्रेजी की शिक्षा हम देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये विवाद है। और इसमें संवाद, ये तथाकथित जो भले से लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं अच्छा ऐसा कर लो, प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा और फिर छठे से अंग्रेजी। ठीक है ना, तो ये संवाद है जिसके माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश होती है। प्रैक्टिकली ऐसे देखा जाता है। तो कुल मिलाकर आप चीजों पर बहुत दिमाग न लगाएं, उन्हें सीधे सीधे समझेंगे तो भी बात समझ में आएगी। तो प्रथम दृष्टिया, तो प्रथम दृष्टिया मतलब पहली नजर। पहली नजर का मतलब यह हुआ कि वादी जो कुछ कह रहा है अपने वाद पत्र में और उसके समर्थन में जो साक्ष्य दे रहा है, उसको परिस्थिति ऐसी भी उद्भूत हो रही है कि यह संभव है कि वादी की बात ठीक हो। ठीक है, यह संभव है कि वादी की बात ठीक हो। इसे ऐसे भी कहा करते हैं कानून की दुनिया में कि जब वादी की बात पर मतलब वादी ने जो कुछ कहा और उसके समर्थन में जो साक्ष्य है उसको बिना कोई विवाद किए 100% सही मान ले, 100% सही मान ले, तो क्या वादी के पक्ष में निर्णय दिया जा सकता है? यदि हां तो वादी ने प्रथम दृष्टया अपने मामले को साबित कर दिया, यह कहा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी बोला जाता है। वादी ने एक व्यक्ति को दिखाया है, उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियों को दिखाया है, उसके बालों की सफेदी को दिखाया है, और अगर वादी के द्वारा किए गए कथन और इन झुर्रियों और सफेद बालों को एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट मान लिया जाए तो क्या वादी की बात पर विश्वास किया जा सकता है कि वाकई ये बूढ़ा ही है? यदि हां तो वादी ने प्रथम दृष्टया साबित कर दिया कि संबंधित व्यक्ति बूढ़ा है। अगर बाल अपने में ही इस प्रकार है कि देखने से लगता है सफेद रंगे हुए हैं, झुर्रियां बनाई गई हैं, ठीक है, तो वादी ने प्रथम दृष्टया भी अपने मामले को साबित नहीं किया है। ठीक है ना, तो वादी ने प्रथम दृष्टया अपने मामले को साबित किया है। इन्हें 2 लाइनों में जब आप लिखते हैं तो 2 लाइनों में या तो यह लिख दीजिए, आपकी पसंद है, चाहे कुछ लिख दीजिए। आप ये लिख दीजिए कि वादी ने प्रथम दृष्टया मामले को साबित कर दिया है यदि वादी का कथन और उपलब्ध साक्ष्य। इसका मूल्यांकन करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर आता है कि अनेक संभावनाओं में से एक संभावना यह भी है
कि वादी की बात सही हो, तो वादी ने प्रथम दृष्टया अपने मामले को साबित कर दिया है। आप यूं भी लिख सकते हैं कि जब वादी द्वारा किए गए कथन और वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य को विधिक तौर पर पूर्णतः स्वीकृत कर लिए जाने पर यदि वादी के पक्ष में मामले के निर्णीत हो जाने की संभावना हो, तो वादी ने प्रथम दृष्टया अपने मामले को साबित कर दिया है। अर्थात साक्ष्य जो वादी ने प्रस्तुत किया है अपने मामले के समर्थन में, यदि वो अग्राह्य प्रकार का नहीं, उसने अग्राह्य प्रकार इनएडमिसिबल एविडेंस ये प्रस्तुत कर दिया, तो वो एविडेंस ही एडमिसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो वादी ने प्रथम दृष्टया भी अपने मामले को साबित नहीं किया है। यही बात कही है माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसमें मार्टिन बर्ग लिमिटेड वर्सेस आर्यन बनर्जी, उसमें उन्होंने कहा कि जब कभी यह जानना हो कि वादी ने प्रथम दृष्टया अपने मामले को साबित किया है या नहीं, तो जो अपीलेट अथॉरिटी है, पहली चीज ये समझ लेंगे यहीं पर कि आदेश 39 नियम 1 व 2 में जो कुछ आदेश होता है वो आदेश है, किंतु वो धारा 104 सपठित आदेश 41 नियम 1 उपनियम आर या उपखंड आर, इसके आधार पर अपील योग्य है। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि आदेश और डिग्री में फर्क यही होता है कि प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है, लेकिन प्रत्येक आदेश अपील योग्य नहीं है। आदेश तभी अपील योग्य बनेगा जब वो धारा 104 में अपील योग्य घोषित किया गया। ठीक है ना, और धारा 104 आप पढ़ेंगे तो उसमें शब्द आपको लिखे मिलेंगे कि यदि किसी आदेश की अपील नियमों द्वारा, ठीक है, नियमों द्वारा स्वीकृत की गई है तो वो आदेश भी अपील योग्य होगा। और आदेश धारा 2 नियम 1 उसमें उसने कहा था संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। इसका मतलब नियमों द्वारा अगर अपील अनुज्ञात है तो संहिता द्वारा अनुज्ञात है यह भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, 2(1) सपठित धारा 104, अगर नियमों से अपील अनुज्ञात हो रही है तो अपील संहिता द्वारा अनुज्ञात की अंग्रेजी क्या, अलाउड है, यह माना जा सकता है। और नियम कहां दिए, आदेशों में। और मूल डिग्री से अपील संबंधी आदेश है आदेश 41। जब आप आदेश 41 देखते हैं, नियम 1 देखते हैं और उसका उपखंड आर देखते हैं, तो वहां आदेश 39 नियम 1 व 2 में जो आदेश यानी टेम्परेरी इंजंक्शन के किए जाएंगे वो अपील योग्य घोषित किए गए, इसलिए इन आदेशों की अपील होती है। ठीक है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ये कह रहा है किसमें, मार्टिन बर्ग लिमिटेड वर्सेस आर्यन बनर्जी में, कि जब कभी अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष यह मामला हो कि आदेश 39 नियम 1 व 2 में जो आदेश दिया गया वो ठीक है या नहीं, अर्थात क्या वो वादी द्वारा प्रथम दृष्टया अपने मामले को साबित किए जाने की दशा में ही दिया गया, क्योंकि अगर यह भी नहीं है तो भी गलत, अन्य चीजों में से कुछ और नहीं है तो भी गलत, सब चीजें होनी चाहिए तब सही। तो उन्होंने कहा कि जो अपीलेट अथॉरिटी है उसे इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वादी का कथन और उसके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर स्वयं उसका क्या मत है, इस आधार पर मत सोचिए कि स्वयं आपका क्या मत है, या एक युक्ति संगत मनुष्य जो बुद्धिमान है उसका वादी की बात और उसके समर्थन में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य से, ठीक है, क्या मत हो सकता है, ऐसे भी मत सोचिए। आपको सिर्फ ऐसे सोचना है कि क्या वादी द्वारा किए गए कथन और उसके समर्थन में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य से वो संभावना प्रतीत हो रही है जिसके विद्यमान होने का निष्कर्ष, ठीक है, विचारण न्यायालय अर्थात आदेश 39 नियम 1 व 2 के अंतर्गत आदेश जारी करने वाले न्यायालय द्वारा
ठीक है, निकाला गया है, जिसकी विद्यमानता का निष्कर्ष विचार न्यायालय ने निकाला है। क्या वो परिस्थिति विद्यमान होने की संभावना वादी द्वारा किए गए कथन और उसके समर्थन में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य से प्रतीत हो रही है या नहीं? भले ही उसके अतिरिक्त संभावनाएं भी हो, ठीक है ना, और एक बुद्धिमान मनुष्य उससे अतिरिक्त संभावनाओं को ही विद्यमान मानेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस स्टेज पर सिर्फ प्रथम दृष्टया साबित करना था, पहली नजर में। और पहली नजर में जो दिखता है वो अल्टीमेटली हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए। आपको सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है प्रथम दृष्टया, अब तक आप एग्जाम्पल दें तो आपकी बात में वजन आता है। जैसे हमने कहा कि मानवीयवादी का कहना यह है कि मेरे पास ये सेल डीड है, इसके आधार पर अमुक संपत्ति के स्वामी हैं, और बी जो प्रतिवादी है वो हमें निकालना है। बी कहता है कि ये सेल डीड इनकी जो है ये फर्जी है, इसलिए स्वामी है ही नहीं, ठीक है। हम इन्हें नहीं निकाल रहे, वो तो बात अलग की है, निकाल रहे नहीं निकाल रहे वो बात अलग की है, पहले ये प्रथम दृष्टया तो साबित करे। ये कहते हैं ये सेल डीड है, इसके आधार पर हम स्वामी, और हम कहते हैं सेल डीड फर्जी है, तो इनका कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं है। सिर्फ इसी आधार पर इन्हें टीआई नहीं मिलना चाहिए, तो प्रतिवादी की बात नहीं मानी जाएगी। यदि वादी द्वारा प्रस्तुत की गई सेल डीड उसी प्रकार की है, उसी प्रारूप में है जैसी सेल डीड होती है। अगर उनकी सेल डीड ही ऐसी लॉटरी टिकट दिखाई दे रहा है तो काहे की सेल डीड, ठीक है, तब तो प्राइमा फेसी साबित नहीं हुआ। लेकिन वाकई वो वैसी ही है जैसी सेल डीड होती है, या प्रतिवादी ये कहता है कि जिसने इन्हें बेचा ये बिकी है, ये सेल डीड सही है, लेकिन जिसने इन्हें बेचा उसके पास बेचने का अधिकारी नहीं था, क्योंकि उसके पास संपत्ति थी ही नहीं। जब संपत्ति थी ही नहीं तो उसने इन्हें दिया क्या? नेवो डेट कोड नॉन हैबिट का सिद्धांत लागू होगा, जो तुम्हारे पास है वही तो अंतरित करोगे। जिसने इन्हें अंतरण किया उसके पास कुछ था ही नहीं, तो अंतरित क्या हुआ? उसका कहना यह है प्रतिवादी, लेकिन इस कथन की जांच जरूरी है, इस पर विचारण होना जरूरी है, और विचारण इस स्टेज पर नहीं होगा। इस स्टेज पर प्रथम दृष्टया देखेंगे, पहली नजर में सेल डीड वैसी ही है जैसी होती है, और उसका एग्जीक्यूशन, उसका रजिस्ट्रेशन ये प्रतिवादी को भी स्वीकार है, कहता है कि सही है। बट द पर्सन हु हैज, ठीक है, एग्जीक्यूटेड दिस सेल डीड एज अ, ठीक है, वेंडर, दैट पर्सन हैज नो कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट सच ए सेल डीड, ठीक है। तो इस कथन का परीक्षण होने के लिए ही तो मुकदमा आया है कि वो मालिक है या नहीं। लेकिन प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया जो सेल डीड उसने प्रस्तुत किया उससे यह संभावना प्रतीत हो रही कि उसके पक्ष में स्वामित्व तो हो सकता है संबंधित संपत्ति का, तो उसने प्राइमा फेसी अपने केस को साबित कर दिया है। भले ही अंत में निष्कर्ष यह आए कि सेल डीड फिक्शियस थी, प्रतिवादी की बात ठीक थी, इसे कुछ नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर प्रथम दृष्टया साबित माना जाए। तो ये ट्रिपल टेस्ट में से एक चीज है, और आप जब तक इसको ये क्या है और फिर उदाहरण, ये दोनों चीजें नहीं देंगे तब तक आप माने कि आपको नंबर मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और ये सारी चीजें 20-20 नंबरों में आती हैं, और लिखना सिर्फ 2-2 लाइनें लिखनी होती, लेकिन पता हो तभी तो 2 लाइनें लिखेंगे, नहीं तो 1 पेज लिखेंगे, छूट भी जाएगा क्योंकि समय भी वहां, ऐसे नहीं होता। और अब तो एक नई झंझट आई है कि वो स्पेस अलॉट कर रहे हैं,
कि इतने स्पेस में ही आपको उत्तर देना। तो स्पेस अलॉट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वाकई उस स्पेस में उत्तर दिया जा सकता है, शर्त यह मालूम तो हो। ठीक है, तो उत्तर तो दिया जा सकता है उतने में। उसके बाद आप एग्जाम्पल देंगे नहीं देंगे, दोनों से बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिवली यू मस्ट टेल व्हाट इज द प्राइमा फेसी केस। अब दूसरी चीज, आपने प्राइमा फेसी केस साबित कर दिया, सिर्फ इसी से आदेश 39 नियम 1/2 इसके अंतर्गत व्यादेश टेम्परेरी इंजंक्शन आपके पक्ष में आ जाए, ये जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, मिलेगा ही नहीं। दूसरी चीज भी आपको साबित करनी है, इर्रेपेबल इंजरी। इर्रेपेबल इंजरी मीनिंग देयर बाय जो इंजरी होगी, जो क्षति होगी, ठीक है, हमने कहा था दोनों पक्ष मांग सकते हैं इंजंक्शन, लेकिन 99% वादी ही मांगता है, इसलिए हम भी वादी करके उदाहरण देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रतिवादी इंजंक्शन की मांग नहीं कर सकता। मुकदमे में दोनों पक्ष मांग कर सकते हैं, क्योंकि शब्द ये वाद के पक्षकार, अब वाद के पक्षकार दोनों होते हैं, स्ट्रेंजर अजनबी मांग नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो बहुतायत में होता है उदाहरण, उसी को लेकर देते हैं सभी। तो इर्रेपेबल इंजरी, वादी अगर इंजंक्शन मांग रहा है तो वादी को प्रथम दृष्टया केस तो साबित करना ही, साथ ही यह भी साबित करना कि अगर मेरे पक्ष में व्यादेश नहीं जारी किया गया तो जो क्षति हमें होगी वो अपूर्णनीय होगी, इर्रेपेबल होगी। इर्रेपेबल का मतलब क्या होता है? क्योंकि उसने कहा इर्रेपेबल इंजरी होगी, और इस संबंध में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक मुकदमा डिसाइड किया है, अमेरिकन साइनामाइड लिमिटेड वर्सेस लेथिकान एंड कंपनी। वो उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो इर्रेपेबल इंजरी की व्याख्या की है वो उत्कृष्ट है, और वैसी ही व्याख्या सभी न्यायालयों में सभी देशों ने की है, सभी देशों के न्यायालयों ने की है, इसलिए वो उत्कृष्ट कोर्ट की मानी जाती है कि इर्रेपेबल इंजरी का मतलब ये हो, क्योंकि देखिए समझ लें कि ये क्या है, इक्विटेबल रेमेडी है, साम्यिक अनुतोष। साम्य का सिद्धांत क्या है कि आपको जब कानून अपने द्वारा दिए गए अनुतोष, ठीक है, यानी कानून जो आपको अनुतोष दे वो अधूरा अधूरा लगने लगे, ठीक है, यानी कानून द्वारा दिया गया अनुतोष जब स्थिति से पूरी तरह निपटने में अक्षम हो जाए, अर्थात कानून द्वारा दिए गए अनुतोष से पक्षकार पूर्ण न्याय उसके साथ हुआ है ये अनुभव न करे, तब साम्यिक अनुतोष दिया जाता है। ये पहले लेक्चर में ही हमने कहा कि जब संविदा भंग होगा तो नॉर्मल रेमेडी सेक्शन 73 की आपको मिलेगी, और वो क्या होगी, क्षतिपूर्ति। जब क्षतिपूर्ति आपको पूर्ण न्याय आपके साथ हुआ इसका एहसास न कराए, तब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूरत में इक्विटेबल रेमेडी संविदा भंग के प्रति आपको मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और इसीलिए यह सारे में वो कहता है धारा 15 में या 14, लेकिन जहां तक है 15 ही है, कि कौन सी स्थितियां हैं जिनमें संविधाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। तो जहां पर सामान्य कानूनी अनुतोष से पक्षकार की संतुष्टि हो सकती है, वहां इक्विटेबल रेमेडी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वादी के पक्ष में अगर टीआई यानी टेम्परेरी इंजंक्शन जारी न हो तो उसे जो क्षति होगी, यदि भविष्य में उस क्षति तो होगी और वो भविष्य में ही होगी, तो यदि भविष्य में होने वाली क्षति के लिए वादी को, ठीक है, आपका कास्ट जो धारा 35 में है, ठीक है, धारा 35 सीपीसी में कास्ट का क्या प्रतिकर है ना शब्द, यानी वादी को अगर उस क्षति के लिए जो भविष्य में उसे हो जाएगी, उस क्षति के निवारण के लिए यदि टेम्परेरी इंजेक्शन प्रदान न किया जाए
तो भी उस क्षति के लिए पर्याप्त प्रतिकर धारा 35 के अंतर्गत दिया जा सकता है। ठीक है, तो वादी को इस तथ्य के होते हुए भी कि प्रथम दृष्टया केस है, टेम्परेरी इंजंक्शन की सूरत में अनुतोष सामयिक नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है, असाधारण बात है कि अभी मुकदमा सिर्फ आया है, सिर्फ आया है, और अगर सिर्फ आया है, यह स्थिति नहीं है, तो भी यह स्थिति तो आवश्यक तौर पर है कि इसमें निर्णय नहीं हुआ है, यानी वादी जिस अधिकार की मांग कर रहा वो उसे प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ मीनिंग यह साबित नहीं हुआ कि वो उसे प्राप्त करने के योग्य है, और इससे पहले वो प्रतिवादी के विरुद्ध टेम्परेरी इंजंक्शन की मांग कर रहा है, अर्थात प्रतिवादी को उपलब्ध विधिक अधिकारों को, ठीक है, उसके द्वारा उपभोग किया जाए, इस पर इस पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। ठीक है, टेम्परेरी इंजंक्शन से क्या होगा, प्रतिवादी को कुछ करने से रोक दिया जाएगा, या ठीक है कुछ करने का आदेश दिया जाएगा, यही तो होगा। हालांकि कुछ करने का आदेश अर्थात मैंडेटरी इंजंक्शन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, लेकिन हो तो सकता है। और प्रतिवादी भी एक स्वतंत्र आदमी है, नहीं करता तो वादी जो मांग कर रहा है वो प्रतिवादी के विधिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, और वादी इस प्रकार की मांग करने का अधिकारी है, यह अभी साबित नहीं हुआ, क्योंकि मुकदमा पेंडिंग है। पेंडेंसी की स्टेज कौन सी है, यह अलग बात है कि अभी इंस्टीट्यूट हुआ या निर्णय से पहले किए, कोई हो, लेकिन अभी सिद्ध तो कुछ नहीं हुआ, और अभी वो टेम्परेरी इंजंक्शन की मांग कर रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस जरूरी है, इसलिए इर्रेपरेबल इंजरी यह साबित करनी जरूरी है। अगर यह साबित हुआ कि वादी भविष्य में जिस क्षति का सामना करेगा टेम्परेरी इंजंक्शन जारी न होने से, उसके पक्ष में अस्थायी व्यादेश का अनुतोष जारी न किए जाने से वादी जिस क्षति का सामना करेगा भविष्य में जिस क्षति का सामना करेगा, उस क्षति के लिए कानून में पर्याप्त प्रतिकर उसे दिया जा सकता है, एक बात, और उस पर्याप्त प्रतिकर को देने की सामर्थ्य यह भी प्रतिवादी में है। दोनों बातें होनी चाहिए, क्योंकि मालूम पड़े कि सामर्थ्य दिया तो जा सकता है, प्रतिवादी में सामर्थ्य ही नहीं होती। भाई प्रतिवादी हमेशा सामर्थ्यशाली व्यक्ति होगा यह तो जरूरी नहीं है, तब फिर टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, भले ही वादी को भविष्य में जो क्षति होने वाली है टीआई न देने से, ठीक है, वो इस प्रकार की न हो कि उसके लिए पर्याप्त प्रतिकर दिया ही नहीं जा सकता, दिया जा सकता है लेकिन उनमें सामर्थ्य कहां है, तो उस क्षति को रोकने के लिए टीआई जारी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों स्थितियां हैं कि वादी को भविष्य में जो क्षति होने वाली है उस क्षति का पर्याप्त प्रतिकर यह भी हो सकता है, ठीक है, और प्रतिवादी में उसे देने की सामर्थ्य भी है, ठीक है, तो वादी को टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर स्थिति यह है कि उसे जो क्षति होगी उसके लिए उसे पर्याप्त प्रतिकर दिया भी जा सकता है और प्रतिवादी के पास देने की सामर्थ्य भी है, तो इंजंक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में से कोई एक बात, ठीक है, कि उसे वादी को जो क्षति होगी उसके लिए पर्याप्त प्रतिकर हो ही नहीं सकता, तो भले ही प्रतिवादी में देने की सामर्थ्य हो तो भी मिलेगा। यानी दोनों बातें संतुष्ट होनी चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए, वादी को जो क्षति होगी, ठीक है, उस क्षति के लिए पर्याप्त प्रतिकर हो भी सकता है और प्रतिवादी दे भी सकता है। इन दोनों स्थितियों को एक साथ, ठीक है, मौजूद होने की दशा में यदि ये दोनों स्थितियां एक साथ मौजूद हैं तो वादी को टीआई नहीं मिलेगा।
अगर ये दोनों स्थितियां एक साथ मौजूद नहीं है तो टीआई मिलेगा। ठीक है, तो टीआई मिलेगा वादी को। अच्छा, वादी को भविष्य में जो क्षति होगी उसके लिए पर्याप्त प्रतिकर नहीं दिया जा सकता, यह कब कहा जाता है? यह भी एक सवाल है। ठीक है, वादी को भविष्य में जो क्षति होगी अस्थायी व्यादेश न मिलने से, ठीक है, उसके लिए पर्याप्त प्रतिकर नहीं दिया जा सकता, यह कब कहा जाता है? जब प्रतिकर की गणना के लिए कोई स्टैंडर्ड यानी कोई मानक, ठीक है, मापक उपलब्ध न हो। ठीक है ना, स्टैंडर्ड का मतलब जिसे सब माने, जिसे सब माने। जैसे कानून क्या है? आपके आचरण का मानक। ठीक है, आपके आचरण का मानक है। केल्सन इसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, केल्सन इसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो आचरण का मानक है, उस मानक के हिसाब से तय किया जाएगा कि आपका आचरण उचित है अथवा अनुचित। आचरण का मानक है, कोई चोरी नहीं करेगा। आपने चोरी किया, आपका आचरण गलत है। मानक है, स्टैंडर्ड है, मापमान, ठीक है, मापक है वो आपके आचरण का। तो वादी को जो क्षति होने वाली है टीआई न दिए जाने से, उसके आकलन के लिए कोई मानक मापक उपलब्ध नहीं। तुम रोज उसके खिलाफ एक मानहानिकारक लेख लिखते हो, तो जितनी मानहानि होगी और उससे जो क्षति उसे होगी उसके लिए कोई स्टैंडर्ड उपलब्ध नहीं है। मानहानि की सूरत में वादी मांग कर लेता है कि साहब इतना हमें क्षतिपूर्ति दिला दी जाए, उतनी ही हुई, ये थोड़ा ही है। ठीक है, तो आप हमारे घर में घुस गए तो हमें कितनी क्षति हुई इसका कोई मानक थोड़ा ही उपलब्ध। ठीक है, तो वादी के पक्ष में अस्थायी व्यादेश न दिए जाने की सूरत में उसे भविष्य में जो क्षति होगी उस क्षति के लिए कितना प्रतिकर दिलाया जाए, इसके आकलन हेतु यदि कोई मानक मापक उपलब्ध नहीं है, कोई स्टैंडर्ड पैमाना उपलब्ध नहीं है, तो ये माना जाएगा कि वादी को इर्रिपरेबल इंजरी ये हो रही है। ठीक है ना, और इर्रिपरेबल इंजरी हो रही तो प्रतिवादी की कैपेसिटी कोई नहीं देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि कितना प्रतिकर दिलाएं जब हम माप ही नहीं सकेंगे तो प्रतिवादी की कैपेसिटी का मतलब ही क्या है? तब तो एकमात्र चारा यही है कि टीआई जारी कराए। इंजरी ऐसी हो कि पैसों से, ठीक है, यानी प्रतिकर से उसकी पूर्ति संभव हो, और वादी और प्रतिवादी या विपक्षी पक्षकार उस कीमत को देने में समर्थ भी हो तो नहीं देंगे। ठीक है, मापक उपलब्ध भी हो और वो समर्थ ना हो तो भी देंगे, ठीक है, इर्रिपरेबल इंजरी ये होना चाहिए वादी का। ठीक है, अब तीसरी स्थिति, जरूरी नहीं है तीसरी स्थिति हर मामले में हुई, लेकिन अक्सर तो होती ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जब वादी के पक्ष में आप टीआई अनुदत्त करोगे और प्रतिवादी को कुछ करने या न करने का आदेश दोगे, ठीक है, तो प्रतिवादी अपने विधिक अधिकारों के अनन्य उपभोग से वंचित तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, और जब कोई अपने अधिकारों के अनन्य उपभोग से वंचित होगा तो निश्चित रूप से उसे नुकसान तो होना ही है। ये कैसे कह सकते हैं कि उसे नुकसान नहीं हो रहा है जिसे विधिक अधिकारों को उपभोग से रोका गया है? ये कैसे कहते हैं? तो उसे भी नुकसान तो होना ही है, यानी इंजरी तो प्रतिवादी को भी होनी ही है और वादी को भी होनी है, दोनों को होनी है। यानी अगर स्थिति यह है कि वादी इसे भी क्षति हो रही और ऐसी हो रही कि जिसके लिए प्रतिकर की गणना
हो सके ऐसा कोई मापमान उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और प्रतिवादी को भी नुकसान हो रहा है, और ऐसी क्षति प्रतिवादी को भी हो रही कि प्रतिवादी को अगर इंजंक्शन जारी कर दिया जाए, ठीक है, अगर वादी के पक्ष में इंजंक्शन जारी कर दिया जाए तो प्रतिवादी को जो नुकसान होगा उसके आकलन के लिए भी कोई युक्तिसंगत मापक उपलब्ध नहीं है, ठीक है। उसके आकलन के लिए भी कोई युक्तिसंगत मापक उपलब्ध नहीं, तो फिर स्थिति क्या बनेगी? फिर हम बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखेंगे, सुविधा का संतुलन देखेंगे। क्षति बड़ी किसकी है ये देखेंगे। दोनों को हो रही है, दोनों को हो रही है, और अक्सर दोनों को होगी ही, अक्सर दोनों को होगी, क्योंकि वादी इसे अगर अस्थायी व्यादेश की सूरत में अनुतोष दे दें तो प्रतिवादी के अधिकारों पर प्रतिबंध हमें लगाना पड़ेगा। भाई वो या तो कुछ करने से रोका जाएगा या कुछ करने के लिए विवश किया जाएगा। यद्यपि कुछ करने के लिए विवश करना ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगा, लेकिन वो तो सकता ही है। तो दोनों दशाओं में उसके विधिक अधिकारों का अतिलंघन तो है ही है, और जब अतिलंघन है तो इस अतिलंघन से उसे जो मानसिक कष्ट होगा उसके लिए साहब कौन सा मापक आपके पास उपलब्ध है? प्रतिकर दिलाने के लिए कौन सा मापक उपलब्ध है? ठीक है, अगर स्थिति यह हो कि वादी इसके पक्ष में अस्थायी व्यादेश जारी न किया जाए तो वादी को जो क्षति होगी वो प्रतिकर देने योग्य है, ठीक है। यानी उसकी गणना के उसके लिए कितना प्रतिकर दिलाया जाए ये मिल जाएगा, ये पता लग जाएगा, उसके लिए उचित मापक उपलब्ध है। प्रतिवादी को जो क्षति हो रही वो ऐसी है, वो ऐसी है कि उसकी गणना के लिए कोई उचित मापक उपलब्ध नहीं है, तब तो सुविधा का संतुलन प्रतिवादी के पक्ष में है, बात ही खत्म हो गई, वादी को नहीं मिलेगा। अरे भाई फिर तो प्रतिवादी के पक्ष में ना सुविधा का संतुलन, उसे जो क्षति हो रही उसकी गणना के लिए कोई उचित मापक उपलब्ध नहीं, वादी को जो क्षति हो रही उसकी गणना के लिए उचित मापक उपलब्ध है, ठीक है। तो सुविधा का संतुलन तो प्रतिवादी के पक्ष में पहुंच गया, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन यहां स्थिति यह है कि वादी को भी क्षति हो रही और प्रतिवादी को भी हो रही, दोनों को हो रही, और दोनों का नेचर ऐसा है कि उन क्षतियों के लिए कितना प्रतिकर दिलाया जाए इसके संबंध में उचित मापक उपलब्ध नहीं है। तो न्यायालय से अपेक्षित है कि न्यायालय निर्णय करे कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस किसके पक्ष में है, सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में, ठीक है, सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है, अर्थात किसे बड़ी क्षति हो रही है। और जो आपकी किताब है उसमें लिखा कि इसे सुविधाओं का संतुलन नहीं, असुविधाओं का संतुलन कहना चाहिए, ये शब्द गलत प्रयोग है, सुविधा का संतुलन नहीं, ये बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंसेस है, और ये बात बहुत ज्यादा ठीक है। ये देखना है न्यायालय को कि असुविधा किसे ज्यादा होगी, इन्हें या इन्हें, ठीक है ना, असुविधा का संतुलन है। और फिर जिस पक्ष में हो उस हिसाब से टीआई को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये असुविधाओं का संतुलन है। उसके लिए उसने उदाहरण दिया, जैसे रेंट एक्ट है जो किराएदार और मकान मालिक के संबंधों को शासित करते हैं। अब तो नया आ गया रेंट एक्ट, और नए रेंट एक्ट में तो उन्होंने ये आवश्यक कर दिया है कि किराएदार और मकान मालिक दोनों की जिम्मेदारी है कि अपने बीच एक वो एग्रीमेंट करेंगे, और वो एग्रीमेंट जो उसने प्राधिकारी बनाया है उसे सूचित करेंगे, वो एडीएम है, वह सूचित करेंगे, और अगर नहीं किया तो किराएदारी अवैध है, ऐसे करके बना दिया है उन्होंने। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पिछले रेंट एक्ट में तो जो है उसमें अगर जो भवन दिया गया वो कमर्शियल है और उस कमर्शियल भवन में
वादी ये कहता है हमें पर्सनल जरूरत है, यानी वादी यानी मकान मालिक ये कहता है कि हमें अपने भवन की पर्सनल जरूरत, हमें व्यक्तिगत उपभोग के लिए जरूरत है। और किराएदार वो भी कहता है हमें जरूरत है। अब चूंकि रोजी रोटी का मसला है, उसकी किराएदार की रोजी रोटी उससे चल रही, तो बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंसेस देखा जाएगा, किसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, उसे या इन्हें। और इस आधार पर वादी के पक्ष में भवन की निर्मुक्ति का आदेश, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एविक्शन जारी किया जा सकता है या नहीं। तो उसका उदाहरण लेखक ने आपकी किताबों में यही दिया है। उन्होंने कहा कि बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंसेस, इसको देखा जाएगा, जिसे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है लोकप्रिय भाषा में। और यह देखा जाएगा कि सुविधा का संतुलन आखिर किस पक्ष में है। और अगर यह पाया गया कि सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में, यानी टीआई की मांग करने वाले पक्षकार के पक्ष में है, तो यह माना जाएगा अब तीनों स्थितियां साबित हो गई। प्राइमा फेसी केस, इररिपरेबल इंजरी और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ये तीनों बातें जब साबित हो जाएंगी तब टीआई यानी अस्थायी व्यादेश उसे मांगने वाले पक्षकार को दिया जाए, ऐसा न्यायालय निर्णय दे सकता है। क्योंकि अभी अन्य चीजें भी देखी जाएंगी जो इक्विटेबल रेमेडी पाने की योग्य बनाती हैं पक्षकार को। और अगर उनमें से कोई चीज एब्सेंट पाई गई तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और न्यायालय को ये इक्विटेबल रेमेडी जारी करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं उन्होंने कहा स्टेड एरिया, इस आप टेम्परेरी इंजंक्शन को स्टे ही तो बोलते हैं। तो इसे जारी करते समय न्यायालय का समाधान रहना चाहिए कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट पोजीशन है इसे जारी करने के लिए। और आगे हम लोग देखेंगे नियम 4 आएगा, जो अस्थायी व्यादेश एक बार जारी हो गया तो उसमें फेरफार या उसे समाप्त करने के लिए आदेश करने की शक्ति न्यायालय को देगा। क्योंकि एक बार आपके पक्ष में कुछ आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आपके पक्ष में अब ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि चाहे जो कुछ करो, ठीक है। तो आदेश 4 तो देखेंगे ही हम लोग, वो सॉरी आदेश 39 नियम 4 तो देखेंगे ही। कुछ चीजें टीआई के बारे में और समझ लें। तो इसके बारे में रेस जुडिकेटा का नियम लागू होता है, यानी एक बार टीआई दिया गया या नहीं दिया गया तो सेकंड टाइम एप्लीकेशन नहीं लगेगी जब तक स्थितियों में कोई बदलाव न हो। इस पर रेस जुडिकेटा का नियम लागू होता है। रेस जुडिकेटा हम लोगों ने पढ़ा है धारा 11 में, 8 स्पष्टीकरण और धारा 11 सारी चीजें देखी हैं। तो इस पर रेस जुडिकेटा का नियम लागू होता है। इसकी अपील इसकी अपील होगी, ठीक है। और इंजंक्शन टेम्परेरी, अगर आदेश 39 नियम 1 व 2 में जो स्थितियां बताई गई ये स्थितियां नहीं है, ठीक है, फिर भी पक्षकार को टेम्परेरी इंजंक्शन की जरूरत है। तो 151 सीपीसी यानी न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों में भी इंजंक्शन जारी कर सकता है, ठीक है। इंजंक्शन किन स्थितियों में जारी किया जाएगा? जिनमें न्यायालय युक्ति संगत समझे धारा 151 के आधार पर, और बाकी आदेश 39 नियम 1 व 2 में जो स्थितियां लिखी है उनके आधार पर। कब कब इंजंक्शन जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इंजंक्शन जैसे कोई टैक्स लगाया गया है, ठीक है, आपको अंतर हमने बताया टैक्स और फीस के बीच मोटा अंतर होता है कि टैक्स आप पर लगता है तो टैक्स के अगेंस्ट आपको कोई विशेष सुविधा दी जाए, ये नहीं होता। आप विशेष को, हाँ,
मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इसके तौर पर उस टैक्स से जो कुछ बनेगा उसकी सुविधा आपको भी मिलेगी, उस टैक्स से रेल चलेगी, उसमें आप भी बैठेंगे, बाकी लोग भी बैठेंगे, लेकिन सिर्फ आपको बैठने का अधिकार हो क्योंकि टैक्स आपने दिया, ये नहीं होता। फीस के साथ स्थिति उलट होती है। आप जिस काम के लिए फीस का भुगतान करेंगे वो काम आपके ही प्रति किया जाएगा। आपने डॉक्टर को फीस दी, डॉक्टर आपका इलाज करेगा। आपने वकील को फीस दी, वकील आपकी बात कहेगा। तो फीस और टैक्स के बीच अंतर होता है। तो टैक्स से चूंकि समाज का भला होता है, इसलिए किसी टैक्स की वसूली न हो, अगर आप कहते टैक्स अवैध है तो भी उस टैक्स की वसूली को रोकने के लिए कोई इंजंक्शन जारी नहीं होगा। अवैध वसूली हो जाएगी, वापस दिला देंगे सरकार से, क्या है भाई, रेस्टिट्यूशन की ताकत तो है ना न्यायालय में, वापस दिला देंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन रोकेंगे नहीं। किसी पब्लिक ऑफिसर, किसी लोक सेवक, इसके द्वारा किए जाने वाले कृत्यों के संपादन को रोकने के लिए कोई अस्थायी आदेश जारी नहीं होगा। उसके लिए करना है तो आपका वही स्टे ऑर्डर आएगा। तो कब कब आदेश जारी होगा और कब कब नहीं होगा, ठीक है। इसकी अपील भी होती है और इसका रिवीजन भी होगा, इसका रिवीजन भी अलाउ, ठीक है। न्यायालय, आपको मालूम है सिविल रिवीजन 3 ही बातों पर होता है। न्यायालय ने उस अधिकारिता का प्रयोग किया जो उस अधिकारिता उसमें निहित नहीं, न्यायालय ने उस अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया जो उसमें निहित, न्यायालय ने अपने निहित अधिकारिता का अनियमित प्रयोग किया, यानी जिन स्थितियों को देखकर उसे टीआई जारी करना चाहिए था वो स्थितियां उसने देखी नहीं, गलत ढंग से जारी कर दिया। इसका रिवीजन भी अलाउड है और इसकी अपील भी होती है, ठीक है। और बाकी अधिनियमित प्रावधान हम लोग कल देख लेंगे और हमें उम्मीद है कि अब सारी चीजें इसके बारे में हो गई हैं। तो कल हम अंतर्वर्ती, क्योंकि अब केवल बेयर रीडिंग ही तो करनी है, वो तो कुछ बचा नहीं, तो बेयर रीडिंग और बाकी उम्मीद है कि कल ये खत्म कर लेंगे हम लोग।